अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से डील की खबरें चल रही हैं, इसकी तफसीलात क्या है, इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज हमीद ने इमरान खान के लिए कौन कौन से क्लैंडस्टाइन या खुफिया ऑपरेशंस किए, तफसीलन इस हवाले से बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई की तरफ से मिसिंग पर्सन की एक लिस्ट जारी की गई है, उसकी तफसीलात क्या है और उसमें कितनी हकीकत है, बात होगी। चौथे नंबर पे बात करेंगे यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले 45 जो पाकिस्तानी अफराद हैं उनकी लिस्ट और कौन कौन से लोग हैं, इस पे भी तफसीलन बात होगी। और पांचवें नंबर पे एक इंटरनेशनल खबर कि इसराइल की तरफ से ये फैसला किया गया है गोलान की पहाड़ियों पे वो अपनी आबादकारी में इजाफा करेगा, इसकी तफसीलात क्या है, बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डील है, इसके हवाले से सरकारी टीवी के ऊपर एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट समझे जाने वाले सहाफ़ी मोहसिन भट्ट की तरफ से ये दावा किया गया है कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की तकरीबन बात मुकम्मल हो चुकी थी और इस हवाले से तमाम इंतजामात भी किए जा रहे थे और मुतल्लिका लोग भी शायद रजामंद हो गए थे, लेकिन उसके बाद मामला बिगड़ गया। और उसकी वजह क्या है, उस हवाले से मोहसिन भट्ट साहब मोहसिन बेग साहब ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात कराई गई, रात को जेल खुलवा के स्पेशली बैरिस्टर गौहर की, और तमाम मामला तय हो गए। इमरान खान रजामंद हो गए कि वो खैबर पख्तूनख्वा चले जाएंगे, वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, सियासी तौर के ऊपर इनएक्टिव हो जाएंगे। और उसके साथ साथ ये भी दावा किया गया कि इमरान खान से तमाम तर जो मुकदमात हैं उसमें जमानत उनको दिलवाई जाएगी, लेकिन साथ ये मुतालबा किया गया कि वो एक वीडियो बयान जारी करेंगे, जिसके बाद इमरान खान शुरू में तो अग्री कर गए कि वो ठीक है, ये तमाम मुतालबात मानते हैं, लेकिन उसके बाद इमरान खान की तरफ से दूसरे दिन वो कहते हैं कि वो पीछे हट गए और ये कहा कि वीडियो बयान वो नहीं देंगे। कल को ये वीडियो बयान जारी कर दिया गया तो उससे उनके वर्कर्स की साथ जो है वो एक बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये डील ख़त्म होगी। इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ हुकूमती ज़राए और उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या जो इस निज़ाम को बेहतर तरीके से समझते हैं उनसे बात की और उनसे पूछा कि क्या कोई ये मुमकिनात में से है कि इमरान खान की कोई डील हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और क्या ये हुकूमत की तरफ से इस तरह फैसिलिटेट किया गया है या नहीं किया गया। मेरे जो ज़राए वो ये बताते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, ख़ासतौर के ऊपर मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान के साथ कोई डील हो और डील उस शख्स से की जाती है, ये जो डील होती है उसमें फिर कोई गारंटी के तौर के ऊपर कोई बतौर गारंटर पेश होता है। इमरान खान की कोई भी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से मेरे ज़राए ये दावा करते हैं कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसने ये सबक सीखा है, जो इमरान खान ने जो जिस तरह ट्रीट किया था पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी या जो पिछली फौजी क़यादत थी उसके हवाले से, तो उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को इस तरह कोई भी जो डील है या ढील है वो नहीं दी जा सकती। इस हवाले से मेरे ज़राए ये दावा करते हैं कि अगर आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं कि इमरान खान की जब ये हुकूमत ख़त्म हुई थी, जब नो कॉन्फिडेंस की सूरत में, तो उसके बाद इमरान खान ने बहुत ज़्यादा ये मुतालबात किए कि वो जनरल बाजवा से मिलना चाहते हैं। तो बहरहाल वो जनरल फैज हमीद के तवस्सुत से सदर आरिफ अलवी के, यानी उस टाइम जो प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात हुई जनरल बाजवा की और इमरान खान की, सदर आरिफ अलवी को भी उस मुलाकात में नहीं बैठने दिया गया। इमरान खान ने कहा कि अलवी तुम बाहर चले जाओ। बहरहाल ये जो मुलाकात हुई उसमें इमरान खान ने जनरल बाजवा से, जो मेरे ज़राए ये दावा करते हैं कि मुतालबा किया कि आप ये जो पीडीएम की हुकूमत है इसको ख़त्म कर दें, और इसके हवाले से उन्होंने कहा कैसे ख़त्म हो सकती है। इमरान खान ने कहा कि आप एमक्यूएम से कहें वो पीछे हट जाएं, अलवी जो है वो वज़ीर आज़म को ये ख़त लिखेगा कि तुम दोबारा से जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, और फिर जब ये इनके पास अक्सरियत ही नहीं रहेगी, एमक्यूएम पीछे हट जाएगी, तो इस बुनियाद के ऊपर पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो उस पर फिर मेरे जो ज़राए ये बताते हैं कि इमरान खान से ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि एमक्यूएम कैसे वो अगर वो पीछे भी हट जाती है तो आप तो असम्बली में है नहीं। हमने उस टाइम भी यही आपसे कहा था कि आप असम्बली से मुस्तफ़ी ना हो, मामलात और जो हालात हैं वो तब्दील हो सकते हैं, लेकिन आपने तो आप मुस्तफ़ी हो गए। फिर ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है या उसके हवाले से वो कैसे होगा, तो इमरान खान ने कहा नहीं, ये आप मुझ पे छोड़ दें, आप अलवी उसको कहेगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, और ये मामला जो है आप पीडीएम की हुकूमत ख़त्म कर दें। उस पर इमरान खान को जनरल बाजवा ने कहा कि
आप मुझे ये किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं, क्योंकि आप पब्लिकली तो मुझे मीर जाफ़र और मीर सादक कहते हैं। तो उस पर इमरान खान ने ये उनको कहा कि ये मीर जाफ़र और मीर सादक, मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहता हूँ, मैं ये फौजी क़यादत को नहीं कहता। बहरहाल ये इमरान खान ने इस हवाले से मुलाकात करके, और जो इतलात यही हैं कि इमरान खान ये चाहते थे जनरल बाजवा के हवाले से कि वो दोबारा से उनकी हुकूमत वापस लाएं। नो कॉन्फिडेंस के बाद भी वो उन्होंने बारहा कोई मुलाकातें की हैं जो उस टाइम की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी। अब ये कहा जाता है कि उनकी हुकूमत गिराने में जो इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, लेकिन दरअसल इमरान खान ये चाहते थे कि उनको बचाया जाए, हुकूमत गिराने से या जो गिरने है उससे बचाया जाए। तो ये उनको, इमरान खान को गुस्सा है। अदरवाइज ये जिस तरह पहले ब्लेम अमेरिका के ऊपर उन्होंने वो लगाया कि रिजीम चेंज के जिम्मेदार वो हैं, अब इमरान खान ने ये दावा किया है कि रिजीम चेंज के जिम्मेदार जो हैं वो जो उस टाइम की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो थी। बहरहाल ये इस हवाले से जो मेरे ज़राए ये दावा करते हैं कि इमरान खान के ऊपर इस टाइम ना ही जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो ट्रस्ट कर रही है, और ना ही उसके साथ साथ जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो ट्रस्ट कर रही है। इसलिए ये जो डील है या मुज़ाकरात हैं ये किसी सूरत भी नहीं हो सकते अनलेस कोई गारंटर ऐसा आ जाए जो कि इमरान खान के हवाले से गारंटी दे, तो उसके बाद ही होगा। लेकिन जो इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है कोई भी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इस हवाले से मैंने जो हुकूमती ज़राए उनसे ये भी पूछा कि ये जो मुज़ाकरात के लिए कमेटी की बातें चल रही हैं क्या हुकूमत इस हवाले से संजीदा है। तो हुकूमती ज़राए ये बताते हैं कि जो मुज़ाकरात के लिए पहला एक इनिशिएटिव होता है या जो एक स्टेप लिया जाता है वो ये है कि पीटीआई की तरफ से तो एक कमेटी बना दी गई है और ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत की तरफ से तो अभी कमेटी ही कंस्टिट्यूट नहीं की गई, इसलिए कि क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये इमरान खान को एक तो इनके साथ सुबह कोई बात होती है, शाम को कोई और बात कर देते हैं, तो फिर ये इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि हुकूमत भी रिलक्टेंट है इनके साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से, और ऐसी कोई पेशरफ्त फिलहाल नहीं नज़र आ रही। क्योंकि उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो इमरान खान के ऊपर नेचर ऑफ जो केसेस है, जो मुकदमात हैं वो क्रिमिनल नेचर के ज़्यादा हैं। उसमें करप्शन के हवाले से 190 मिलियन पाउंड का बड़ा अहम केस है जिसका अभी अदालत से फैसला चंद दिनों में मुतवक्की है, और इसमें इमरान खान को लंबी सजा हो सकती है। दूसरा जो इनका जो नेचर ऑफ जो ऑफेंस है या जो क्राइम है वो 9 मई के हवाले से, उसके हवाले से भी कोई जो इस पे ना ही इस्टेब्लिशमेंट कोई माफ़ी देने को तैयार है और ना ही जो सिविलियन गवर्नमेंट है, तो इसलिए इनके साथ मुज़ाकरात करना लामानी है और बेमानी है। इस हवाले से कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। बहरहाल ये जो डील के हवाले से ये जो तासुर दिया जा रहा है या आगे कोई इमरान खान के साथ डील हो सकती है, फिलहाल इसका कोई मेरे जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि कोई इम्कान नहीं है। अब ज़रा बात कर लेते हैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल का वो मैं आपको पूरी तफसील अपने कल के वीलॉग में भी बता चुका हूँ कि उनका बाकायदा से अब ट्रायल शुरू हो गया है, पहली समाअत भी हो गई और उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से एडजर्नमेंट भी ले ली गई है 4-5 दिन की, ताकि वो तैयारी कर सकें। लेकिन जो ISPR की प्रेस रिलीज थी जो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसमें जो सबसे अहम एक तो वही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला है, दूसरा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का और पॉलिटिकल उनके जो कनेक्शंस हैं एक सियासी जमात के हवाले से। साथ ये कहा गया था कि इस हवाले से मजीद तहकीकात और तफ्तीश हो रही है। इस पे जो मैंने अपने मुख्तलिफ ज़राए से बात की कि क्या जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से जनरल फैज़ हमीद का सामने आया है और क्या कनेक्शंस उसके साबित हो रहे हैं इमरान खान के साथ या नहीं हो रहे। इस पे जो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि बिल्कुल जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के ना सिर्फ ये कि रवाबित साबित हुए हैं बल्कि उसके साथ साथ ये कि जनरल फैज़ हमीद मुख्तलिफ क्लैंडस्टाइन या जो खुफिया ऑपरेशंस किए इमरान खान की मदद के लिए, इवन 9 मई के हवाले से भी मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि जितनी भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की वो इतलात जो कि किसी आम बंदे को पता ही नहीं होगा, वो तमाम तर जो इतलात इमरान खान के जो आम वर्कर्स उनके पार्टी लीडर्स के जरिए उनको पहुंचाया गया। तो ये तमाम काम जो है वो फौज के अंदर से ही कोई कर सकता है, बाहर से कोई नहीं कर सकता। तो ये इस हवाले से इस जो पहलू है इसके हवाले से भी तहकीकात हो रही हैं। बहरहाल जो मेरी इतलात के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ वो तमाम तर शवाहिद और एविडेंसेस की बुनियाद के ऊपर तमाम उनसे तफ्तीश हो रही है, खासतौर के ऊपर जो मई 9 का जो भी इनके कनेक्शंस हैं इमरान खान के साथ, और इस हवाले से आगे एक अहम पेशरफ्त भी आ सकती है। वो क्या पेशरफ्त है इस हवाले से मैं मजीद तफसीलात भी ले रहा हूँ और हो सकता है कि अगले
जो वीलॉग होगा उसमें अब इस पे तफसीलन बात करूंगा। बहरहाल अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ के पीटीआई की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें 200 के करीब उन्होंने पार्टी वर्कर्स के मिसिंग होने का दावा किया है और ये दावा किया जा रहा है कि 26 नवंबर को जो हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन किया गया है उसकी वजह से या उस ऑपरेशन की सूरत में उनके 200 वर्कर्स मिसिंग हैं। ये कहा जा रहा है कि ये वो वर्कर्स हैं जिनका पुलिस से कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, ना ही वो पुलिस की उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये दावा किया जा रहा है कि वो वर्कर्स शायद उनको मार दिया गया है और इसलिए वो मिसिंग है। बहरहाल इस हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं और इस हवाले से जो हुकूमत की तरफ से जो टीमें हैं या उसकी तरफ से जो पुलिस की तरफ से तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ये जो मिसिंग के हवाले से जराए ये दावा कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सरासर झूठ और गलत एक फहरिस्त जारी की गई है। पहली बात तो ये है कि इसमें जो पीटीआई की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है सिर्फ और सिर्फ नाम है, उसके अलावा उनके ना कंप्लीट एड्रेसेस हैं, ना किसी हवाले से ना उनके CNEC नंबर और ना ही बाकी तफसीलात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको अप्रोच करके या उनकी फैमिलीज को अप्रोच करके पता चलाया जा सके कि वो जिंदा हैं या वो अपने घर में हैं, छुपे हुए हैं, जहां भी हैं। पीटीआई की तरफ से एक तो ये जो लिस्ट इस वजह से मशकूक है। दूसरा जो हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये जो लिस्ट दी गई है उस लिस्ट के मुताबिक जो 200 वो किए गए लापता अफराद वो किए गए हैं, इसमें से 69 अफराद जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, वो सलाखों के पीछे हैं, जिनको इब्तदाई तौर के ऊपर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये जो 69 है उसमें से 33 जो है वो अटक जेल में है, 15 जो है वो जेहलम जेल में है, 1 अडियाला जेल में और 9 रावलपिंडी पुलिस की उसमें तहवील में है। और उसके साथ साथ जो बाकी भी ये जो पीटीआई की तरफ से 200 लोगों का वो दावा किया गया है उसमें से भी ज्यादातर या तो खुद रूपोश हैं पुलिस की किसी कार्रवाई की उसमें, या फिर कोई और रीजन हो सकती है, या पीटीआई ने एक फर्जी नाम इसमें डाल दिए हैं। पूरी तफसीलात जारी कर दी जाए तो उससे ये वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन हो सकती है कि वाकई वो लोग मिसिंग है या नहीं है। बहरहाल ये जो पीटीआई की तरफ से दावा किया गया था हुकूमत की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उसमें से ज्यादातर पुलिस की कस्टडी में है। अब जरा बात कर लेते हैं यूनान में होने वाली कश्ती का जो हादसा है उसमें एक पाकिस्तानी जो शहरी है वो उनके जाम बहक होने की इतलात हैं और उसके साथ साथ जो 45 और हैं जो कि बच गए हैं उसकी तफसीलात हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये शेयर की गई हैं। वो जो 45 लोग जो कि जिंदा बच गए हैं उसके हवाले से ये जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इतलात शेयर की गई हैं उस फहरिस्त में जो नाम है उनके मुताबिक उमर फारूक हैं, मोहम्मद अहमद शहजाद, मोहसिन रियाज, तलहा, राजा साजिद, राजा उमर नासिर, मेहताब रफाकत, आमिर हबीब, मोहम्मद सफदर, नायाब अहमद, नदीम अहमद, उमैर एहसन, मोहम्मद बिलाल, राहत दिलावर, मोहम्मद बिलाल, फिर राहत दिलावर, मंजर अली, अहमद मुख्तार, हारून असगर, मुजम्मिल हुसैन, जमशेद अली, जाफर इकबाल, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद सलमान, कासिम अली, मोहम्मद अब्दुल्ला, उसामा अली और उसके साथ साथ जो हसनैन जफर, मोहम्मद हमाद, हसन अली, बिलाल हुसैन, सरमद अकबर, उस्मान अहमद, शुएब मुश्ताक, अब्दुल हनान, अली हमजा, फहद अली, मोहम्मद इमरान, अब्दुल लतीफ़ रहमान, सलमान खालिद, हरमैन अली, जैन अली, उसामा बिशारत, मिर्ज़ा कामरान, मोहम्मद वकास, सुफियान जुल्फ़िकार, ताहिर रज़ा, शहरोज़ अली और शहज़ैल अहमद शामिल हैं। ये जो पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से ये उन्होंने ये लिस्ट फराहम की है और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है यूनान में वो भी राब्ते में है इन लोगों के साथ और जो जितनी भी लीगल और बाकी जो इनको वो दी जा सकती है सपोर्ट है या जो फिर कानूनी कार्रवाई के हवाले से वो सारे इंतजामात किए जा रहे हैं। तो ये वो लोग थे जो कि बच गए हैं उस यूनानी कश्ती के हवाले से। हम देखें अगर तो ये तकरीबन हर साल कोई इस तरह का हादसा होता है और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये कोई सख्त इकदाम लेने की ज़रूरत है। हमने देखा पिछले साल भी इस तरह एक यूनान की कश्ती के हवाले से हादसा हुआ जिसमें बेशतर पाकिस्तानी अपनी जान की बाजी धो बैठे थे। ये हर साल कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं और हर साल ही लोग ये तमाम तर मुश्किलात जानने के बावजूद कि वो ज़िंदा पहुँच भी सकते हैं या नहीं पहुँच सकते, उसके बावजूद भी वो अपनी जान जोखम में डाल के मेरा ख्याल है कि ये वो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि हुकूमत को
यहाँ पे जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो दूसरा ये रीजंस भी देखनी चाहिए कि जो हमारा नौजवान है वो इतने सारे रिस्क और मसाइल के बावजूद वहाँ पे जाना क्यों चाहता है। असल वजह वही कि रोज़गार के हवाले से तो हुकूमत पाकिस्तान को यहाँ पे रोज़गार का भी जो वसाइल हैं वो मुहैया करने चाहिए। एक तरफ हम देखते हैं कि रिटायर्ड लोगों को बड़े बड़े ओहदों के ऊपर लगा दिया जाता है, लेकिन जो नौजवान हैं हमारे उनमें से कई टैलेंटेड होंगे वो इस तरह बेरोज़गार फिर रहे होते हैं। तो फिर यही वजह है कि लोग फिर इतना रिस्क और इतना पैसा देने के बावजूद भी ये इस तरह के जो सफ़र पे चले जाते हैं। हुकूमत को इस हवाले से उम्मीद है कि ये कोई ना कोई एक्शन लेगी स्मगलर्स के खिलाफ भी और कोई उनके जो रोज़गार के बंदोबस्त करने के हवाले से भी। बहरहाल इस पर मज़ीद जो तफसीलात और अपडेट होंगी वो शेयर करेंगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं इसराइल के हवाले से। ये एक सामने खबर आई है कि इसराइल ने यह फैसला किया है कि जो गुलन की पहाड़ी है उसके ऊपर मज़ीद इसराइली जो आबादकारी है वो की जाएगी। और इस हवाले से बाकायदा उनकी जो हुकूमत है जो बिन्यामिन नेतन्याहू की, उसने उसकी मंजूरी भी दे दी है और उसके लिए कोई 40 मिलियन शेकल्स तकरीबन 11 मिलियन डॉलर्स बनते हैं वो बजट भी उसके लिए एलोकेट कर दिया है जो नई आबादकारी के लिए। ये अगर इसका थोड़ा सा पस मंज़र अगर हम देखें तो ये जो गुलन की पहाड़ी थी ये पहले शाम का हिस्सा थी। फिर जो 1967 की जो जंग थी, अरब इसराइल वार थी, उसमें इसराइल ने कुछ हिस्से के ऊपर उसके कब्जा कर लिया और फिर उसके बाद 1981 में वो जो गुलन का जो वो हिस्सा इसराइल के उसमें आया उसको एनेक्स कर दिया गया इसराइल के साथ और वहाँ पे आबादकारी शुरू कर दी गई। इस टाइम तकरीबन कोई 31,000 के करीब जो वहाँ पे इसराइली जो सिटीजन्स हैं या जो शहरी हैं वहाँ पे आबाद हैं। और इस हवाले से मज़ीद तकरीबन इसको दुगना करने के हवाले से अब ये जो शाम के ऊपर वो किया गया है, बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म हुई है, जो नए अभी जो बागियों की हुकूमत वहाँ पे आई उन्होंने ये फैसला किया है और ये ऐलान किया कि वो अभी फ़िलहाल अपने जो इंटरनल मामलात हैं ख़ास तौर के ऊपर मईशत है और उसके साथ साथ जो इंटरनल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर फोकस है उनका। इंटरनेशनल अभी वो कुछ नहीं देख रहे। उसकी बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि इसराइल की तरफ से मज़ीद वहाँ पे जो गुलन है उसके ऊपर चढ़ाई भी की गई, वहाँ पे अटैक्स भी किए जा रहे हैं जिसका इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको ख़ासतौर के ऊपर अरब वर्ल्ड की तरफ से इसकी मजम्मत की जा रही है। ताहम ये जो इसराइल का एक ग्रेटर जो प्लान है जो अरब ममालिक के ऊपर और ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए तमाम अरब ममालिक के ऊपर कब्जा करने का, मेरा ख्याल है कि ये उसकी तरफ एक और पेशकदमी है। उम्मीद यही है कि जो ख़ास तौर पे जो मुस्लिम उम्मा है इस हवाले से ज़रूर सोच विचार करेगी और ये जो इसराइल की तरफ से जारियत है उसका सिर्फ एक ही हल है और वो है कि तमाम जो मुस्लिम उम्मा है उसकी तरफ से इत्तेहाद की जो मुजाहरा करके ही इसराइल को रोका जा सकता है, वरना उसकी पेशकदमी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक तक बढ़ती जाएगी। ये मैंने सोचा कि इंटरनेशनल जो स्टोरीज़ हैं वो भी सिलसिला उसका शुरू किया जाए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह।